ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 अकाउंट पार्ट 2 लेसन नंबर 4 वित्तीय प्रवृत्तियाँ। उसमें तीसरा नंबर का पॉइंट है वित्तीय प्रवृत्तियाँ। वित्तीय प्रवृत्तियाँ सामान्य रूप से पक्की तलपट के इक्विटी दायित्व पक्ष के व्यवहारों में से चालू दायित्व के अलावा उद्भवित प्रवृत्तियाँ हैं। वित्तीय प्रवृत्तियाँ ऐसी प्रवृत्तियाँ के जिनके कारण मालिकी की पूंजी, अधिमांश अंश पूंजी सहित और धंधा की उधार पूंजी के कद में अथवा तो स्वरूप यानी रचना में परिवर्तन। वित्तीय प्रवृत्तियाँ इक्विटी अंश पूंजी, अधिमांश अंश पूंजी, डिबेंचर, लोन आदि में वृद्धि कमी के साथ संबंध होता है। दीर्घकाल की मालिकी की पूंजी और उधार की पूंजी में वृद्धि वित्तीय आवक वित्तीय प्रवृत्ति का रोकड़ प्रवाह दर्शाता है और कमी वित्तीय प्रवृत्ति का वित्तीय जावक रोकड़ प्रवाह दर्शाता है। अब ये वित्तीय प्रवृत्ति में इक्विटी अंश पूंजी है, प्रेफरेंस अधिमांश प्रेफरेंस शेयर अंश पूंजी, डिबेंचर, लोन आदि में जो वृद्धि कमी होती है उसका संबंध दर्शाता है। अब यहाँ पे अपने को वर्गीकरण किया है कि वित्तीय प्रवृत्तियों की आवक और जावक रोकड़ प्रवाह। अब वित्तीय प्रवृत्ति में रोकड़ आवक प्रवाह की प्रवृत्तियाँ और रोकड़ जावक प्रवाह की प्रवृत्तियाँ। उसमें रोकड़ आवक की प्रवृत्तियों में इक्विटी अंश प्रकाशित करना, अधिमान अंश प्रकाशित करना, डिबेंचर प्रकाशित करना, लोन दीर्घकालीन दायित्व खड़ा करना, बैंक ओवरड्राफ्ट में वृद्धि। अब यहाँ इक्विटी अंश प्रकाशित करना है એટલે इक्विटी अंश निगमित करना। जब कंपनी की स्थापना हो उससे पहले अपने इक्विटी अंश प्रकाशित करते हैं। इस तरह से प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और फिर लोन के दीर्घकालीन दायित्व अपने खड़ा करना और बैंक ओवरड्राफ्ट में वृद्धि होती है। अब जब रोकड़ जावक प्रवाह की प्रवृत्ति के अंदर स्वयं के इक्विटी डिबेंचर वापस खरीदना, इक्विटी अंश वापस खरीदना कि जो स्वयं के इक्विटी अंश थे वो बेच दिए तो वो वापस खरीदे, और अधिमांश अंशों का शोधन करना, डिबेंचरों का शोधन करना, लोन अथवा अन्य कोई भी दीर्घकाल की जिम्मेदारी वापस करना, इक्विटी अंश पूंजी के अधिमान अंश पूंजी पर डिविडेंड का भुगतान करना, बैंक ओवरड्राफ्ट में कमी करना, दायित्व का पर चुकाया ब्याज, ये सब जावक प्रवृत्तियों में उद्भवित होता है। अब अपने ऐसे उदाहरण नंबर 3 दिया है कि नैना कंपनी के नीचे लिखे व्यवहारों के आधार पर से वित्तीय प्रवृत्तियाँ बताइए। यह प्रवृत्ति रोकड़ आवक प्रवाह है या रोकड़ जावक प्रवाह है, उसको अपने वर्गीकृत करना है। अब अपने को लिखा है कि अधिमांश अंशों का शोधन व्यवहार नंबर 1 है, तो उसके अंदर उसका स्पष्टीकरण में क्या आएगा, वित्तीय जावक रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्ति है, क्योंकि अधिमान अंशों का संशोधन करना है इसलिए पूंजी में कमी होती है, अधिमान अंश खरीदते हैं। डिबेंचर प्रकाशित करना, अब डिबेंचर प्रकाशित करना है એટલે डिबेंचर प्रकाशित करने से अपने को आवक प्राप्त होती है, इसलिए वह वित्तीय आवक रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्ति होती है और दायित्व में अपने वृद्धि होती है। डिविडेंड का भुगतान करना, यानी डिविडेंड भुगतान करना है किसी को, डिविडेंड हो उसके ऊपर अपने को ब्याज चुकाना, तो उसमें जावक होती है वित्तीय जावक रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्ति कि डिविडेंड अंश पूंजी पर चुकाया जाता है, इसलिए वित्तीय प्रवृत्ति है। अपने इक्विटी शेयर प्रकाशित करते हैं, उसके ऊपर डिविडेंड घोषित किया जाता है, जो डिविडेंड चुकाया जाता है तो ये डिविडेंड का भुगतान किया। बैंक ऑफ बड़ौदा की 3 वर्ष की लोन ली, अपने लोन ली એટલે अपने पास रोकड़ आई है और जिम्मेदारी दायित्व में वृद्धि हुई है, यानी वित्तीय आवक रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्ति होगी और दायित्व में वृद्धि होती है। यंत्र बिक्री, यह वित्तीय प्रवृत्ति नहीं है क्योंकि विनियोग की आवक रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्ति होती है। मजदूरी चुकाई, ये भी वित्तीय प्रवृत्ति नहीं है क्योंकि परिचालन की जावक रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्ति। कमीशन मिला, वो भी वित्तीय प्रवृत्ति नहीं है क्योंकि परिचालन की आवक रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्ति। विनियोग पर ब्याज मिला, ये भी वित्तीय प्रवृत्ति नहीं है क्योंकि विनियोग पर मिला ब्याज विनियोग की आवक रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्ति है। अब
4 नंबर का पॉइंट जो है विशिष्ट प्रवृत्तियाँ, एक ही व्यवहार में से उद्भवित होने वाली दो प्रवृत्तियाँ। भाड़ा खरीदी के वक्ता का भुगतान में मूलधन के प्रति भुगतान और ब्याज के प्रति भुगतान शामिल होता है। अब मूलधन के प्रति भुगतान यानी रोकड़ कीमत के भाग का भुगतान तो विनियोग की प्रवृत्ति गिनी जाती है। संपत्ति कीमत बढ़ती है, विनियोग जावक रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्ति गिनी जाती है। अब ब्याज का भुगतान हो तो दायित्व का मुआवजा है, इसलिए यह वित्तीय प्रवृत्ति गिनी जाती है और वित्तीय जावक रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्ति में गिना जाएगा। अब दूसरा है कि रोकड़ प्रवाह भी, रोकड़ व्यवहार भी रोकड़ प्रवाह की आवक जावक नहीं है। यानी कि रोकड़ बैंक में भरी એટલે रोकड़ घटी और बैंक शेष बढ़ी, और रोकड़ बैंक में से निकाली यानी रोकड़ बढ़ी और बैंक शेष घटी। रोकड़ और बैंक शेष दोनों रोकड़ प्रवाह पत्रक में एक ही स्थान पर ध्यान में लिए जाते हैं, जिसे रोकड़ और रोकड़ समान कहा जाता है। यह व्यवहार रोकड़ के साथ संबंध रखता है, परंतु रोकड़ के रोकड़ समान पर असर करता नहीं है। अब तीसरा के बिन रोकड़ व्यवहार और प्रावधान। धंधा के बहुत से व्यवहार ऐसे होते हैं जो रोकड़ स्वरूप में नहीं होते हैं, इसलिए रोकड़ प्रवाह का पत्रक बनाते समय रोकड़ प्रवाह के स्वरूप में ध्यान में नहीं लिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर दृश्य संपत्तियों पर गिनी घिसाई, अदृश्य संपत्तियों पर अपलिखित की रकम, रोकड़ के बदले के सिवाय इक्विटी अंश या डिबेंचर प्रकाशित, डिबेंचर का इक्विटी अंश में रूपांतरण, ये जो बिन रोकड़ प्रवाह और प्रावधान है। अब उदाहरण 4 में दिया है तुम लोग को, भारतीय कंपनी के नीचे दिए गए व्यवहारों को परिचालन, विनियोग और वित्तीय प्रवृत्तियों में वर्गीकृत कीजिए। अब 3 में करना है, परिचालन में, विनियोग और वित्तीय प्रवृत्तियों में वर्गीकृत करना है। अपने को व्यवहार दिए हुए हैं प्रवृत्तियाँ, उसमें कौन कौन सी परिचालन आती है, कौन कौन सी विनियोग आती है और कौन कौन सी वित्तीय प्रवृत्तियाँ है, उसका वर्गीकरण देखते हैं। अब यहाँ देखो कि व्यवहार नंबर के साथ में अपने पहला जो पॉइंट है 1 नंबर के इक्विटी अंश प्रकाशित किया जाए। अब जो इक्विटी अंश प्रकाशित किया जाए तो कौन सी प्रवृत्ति मानी जाएगी, या प्रवृत्ति का आपने वर्गीकरण कर दिया है। परिचालन प्रवृत्तियाँ, विनियोग की प्रवृत्तियाँ, वित्तीय प्रवृत्तियाँ, रोकड़ और रोकड़ समान, ये 4 प्रवृत्तियाँ की। अब उसका समावेश किस में होता है, तो इक्विटी अंश प्रकाशित करना, उसका समावेश वित्तीय प्रवृत्ति में होता है, जो आपने तुमको नंबर डाल के बताया है, व्यवहार लिखा हुआ नहीं है। दूसरा क्या लिखा है, अधिमांश अंशों का शोधन किया, ये भी वित्तीय प्रवृत्तियाँ ही गिनी जाएगी। तीसरा क्या है, बैंक में से दीर्घकाल की लोन, वो भी वित्तीय प्रवृत्तियाँ है। फिर रोकड़ शेष, अभी रोकड़ शेष क्या आएगी, रोकड़ और रोकड़ समान वाला व्यवहार है तो उसमें जाएगा 4 नंबर का रोकड़ शेष। 5 नंबर भी बैंक शेष, भी उसमें ही रोकड़ और रोकड़ समान जाएगी। 6 नंबर जो अल्पकाल की शीघ्रता से बेची जा सके ऐसी प्रवृत्तियाँ, वो भी रोकड़ और रोकड़ समान में ही जाएगी। अब 7 नंबर का है कि अल्पकाल की बैंक डिपॉजिट, वो भी रोकड़ और रोकड़ समान है। 8 नंबर जो है कमीशन मिला, जो परिचालन प्रवृत्ति में समावेश हो जाएगा, એટલે 8 नंबर का समावेश परिचालन प्रवृत्ति में। 9 नंबर क्या है कि देनदार के पास से रकम मिली, वो भी परिचालन प्रवृत्ति। लेनदारों को चुकाया, वो भी परिचालन प्रवृत्ति। यंत्र का विक्रय किया है, विनियोग की प्रवृत्तियाँ गिनी जाएगी। फिर फर्नीचर की बिक्री की, वो भी विनियोग की प्रवृत्ति गिनी जाएगी। उत्पादन खर्च, वित्तीय परिचालन प्रवृत्ति। कमीशन चुकाया, परिचालन प्रवृत्ति। आयकर चुकाया, कोई भी खर्च है तो परिचालन प्रवृत्ति में डालना है, એટલે आयकर चुकाया, परिचालन प्रवृत्ति। उसके बाद में कमीशन चुकाया, आयकर चुकाया, विनियोग खरीदे, ये विनियोग की प्रवृत्तियाँ गिनी जाएगी।
फिर बिक्री विक्रय खर्च ये परिचालन प्रवृत्ति में जाएगा। कारखाना खर्च परिचालन प्रवृत्ति में जाएगा। ट्रेडमार्क का चुकाया वो जाएगा तुम्हारा विनियोग प्रवृत्ति में। उसके बाद में ख्याति का भुगतान किया वो भी विनियोग प्रवृत्ति में। और डिविडेंड का भुगतान डिविडेंड का भुगतान वित्तीय प्रवृत्तियाँ गिनी जाएगी। ब्याज मिला आएगा तुम्हारा विनियोग की प्रवृत्तियाँ। 23 नंबर है आयकर का रिफंड ये परिचालन प्रवृत्ति में जाएगा। कच्चे माल की खरीदी की वो भी परिचालन प्रवृत्ति में जाएगा। भाड़ा मिला ये विनियोग की प्रवृत्तियाँ। और भाड़ा चुकाया ये परिचालन की प्रवृत्तियाँ है। जो खर्च है परिचालन डालो, जो विनियोग की प्रवृत्तियाँ उसमें डालो, वित्तीय प्रवृत्तियाँ उसमें डालो, रोकड़ समान ये वर्गीकृत करना। अब उसके नीचे तुम लोग को व्यवहार का स्पष्टीकरण किया है कि यहाँ पे इक्विडियंस प्रकाशित किया। उसमें क्या किया है कि तुम्हारे को रोकड़ प्रवाह कौन सा है। रोकड़ प्रवाह में आवक है, जावक है कि रोकड़ समकक्ष है, इसको दर्शाना है। तो इक्विडियंस प्रकाशित किया है। वित्तीय प्रवृत्तियाँ भी हैं और आवक रोकड़ प्रवाह में उसका समावेश होता है। अधिमान अंशों का शोधन भी वित्तीय प्रवृत्तियाँ है, जावक रोकड़ प्रवाह में है। बैंक में से दीर्घकाल की लोन की ये वित्तीय प्रवृत्तियाँ और आवक रोकड़ प्रवाह में, क्योंकि अपने पास बैंक में से लोन लेते हैं तो रोकड़ अपने पास में आती है। रोकड़ शेष ये वित्तीय प्रवृत्ति नहीं है पर रोकड़ के समकक्ष का व्यवहार माना जाता है। बैंक शेष भी वित्तीय प्रवृत्तियाँ नहीं है और रोकड़ समान माना जाता है। अल्पकाल की शीघ्रता से बेची जा सके ऐसी प्रतिभूतियाँ ये भी वित्तीय प्रवृत्तियाँ नहीं है पर लेकिन रोकड़ व्यवहार के रोकड़ प्रवाह का है भाग। अल्पकाल की बैंक डिपॉजिट ये वित्तीय प्रवृत्तियाँ नहीं है, रोकड़ समान है। कमीशन मिला परिचालन प्रवृत्ति, आवक रोकड़ प्रवाह में। देनदारों के पास से रकम मिली वो भी परिचालन प्रवृत्ति, आवक हुई रकम मिली है तो आवक रोकड़ प्रवाह। लेनदार को भुगतान किया परिचालन प्रवृत्ति, जावक रोकड़ प्रवाह। यंत्र का विक्रय विनियोग की प्रवृत्ति उसमें आवक रोकड़ प्रवाह। यंत्र बेचा आवक हुई। फर्नीचर की खरीदी की विनियोग की प्रवृत्ति, जावक रोकड़ प्रवाह क्योंकि पैसे गए रोकड़ खरीदी फर्नीचर खरीद के लाए। उत्पादन खर्च भी परिचालन प्रवृत्तियाँ, जावक रोकड़ प्रवाह। कमीशन चुकाया वो भी परिचालन, जावक रोकड़ प्रवाह में उसका समावेश होता है। आयकर चुकाया आयकर भी परिचालन प्रवृत्तियाँ है, जावक रोकड़ प्रवाह में आता है। विनियोग खरीदे ये भी विनियोग की प्रवृत्ति और जावक रोकड़ प्रवाह। जो रोकड़ आती हो तो आवक में डालो, रोकड़ जाती हो तो जावक प्रवाह में डालो। अब 17 नंबर में क्या है, बिक्री वितरण खर्च ये परिचालन प्रवृत्ति है और जावक रोकड़ प्रवाह। बिक्री वितरण खर्च बिक्री बढ़ाने के लिए जो खर्च करते हैं उसे कहते हैं। फिर कारखाना का खर्च ये भी परिचालन, जावक रोकड़ प्रवाह। ट्रेडमार्क का चुकाया विनियोग की प्रवृत्ति, जावक रोकड़ प्रवाह। ख्याति का चुकाया विनियोग प्रवृत्तियाँ, जावक रोकड़। डिविडेंड का भुगतान किया वो वित्तीय प्रवृत्ति है और जावक रोकड़ प्रवाह। ब्याज मिला विनियोग की प्रवृत्ति, आवक रोकड़ प्रवाह। आयकर रिफंड मिला परिचालन, आवक रोकड़ प्रवाह। कच्चे माल की खरीदी की परिचालन प्रवृत्ति, जावक रोकड़ प्रवाह। भाड़ा मिला आवक रोकड़ प्रवाह, विनियोग प्रवृत्ति। और भाड़ा चुकाया वो परिचालन खर्च परिचालन प्रवृत्ति में और जावक रोकड़ प्रवाह में उसका समावेश होता है। रोकड़ प्रवाह पत्रक। रोकड़ प्रवाह पत्रक वर्ष दौरान विविध प्रवृत्तियों में से उद्भव रोकड़ प्रवाह के संबंध में स्पष्टीकरण देता है। रोकड़ प्रवाह आवक रोकड़ प्रवाह और जावक रोकड़ प्रवाह के स्वरूप में दर्शाया जाता है। पूर्व की चर्चा के अनुसार यह आवक जावक रोकड़ प्रवाह की अलग अलग प्रवृत्ति के आधार पर गिना जाता है। अब यहाँ पे परिचालन प्रवृत्ति में से उद्भव रोकड़ प्रवाह
वो जो है लाभ हानि पत्रक और लाभ के वितरण के आधार पर तैयार किया जाता है। यानी परिचालन प्रवृत्ति से उद्भव रोकड़ प्रवाह में लाभ हानि पत्रक में जो लाभ खर्च और उपज होती है उसका समावेश और लाभ के वितरण वाला, उसके अतिरिक्त चालू संपत्तियां चालू दायित्व के परिवर्तन वृद्धि कमी ध्यान में ली जाती है। और विनियोग की प्रवृत्ति में से उद्भव रोकड़ प्रवाह में पक्की तलपट की संपत्ति लेना पक्ष लाभानी पत्रक के गैर परिचालन आवक के आधार पर तैयार किया जाता है। उसके बाद में तीसरा जो है वित्तीय प्रवृत्तियों में से उद्भव रोकड़ प्रवाह, उसका किस में से लिया जाता है तो पक्की तलपट की इक्विटी दायित्व पक्ष लाभानी पत्रक लाभ हानि वितरण के आधार पर तैयार किया जाता है। जो तुम लोगों ने रोकड़ प्रवाह में देखा कि जो तुम मानोगे कि परिचालन प्रवृत्ति मैंने बोल दिया और विनियोग की प्रवृत्ति बोल दिया, अब इसकी ये स्पष्टता हो गई तुम लोगों को रोकड़ प्रवाह कैसे तैयार करना और परिचालन प्रवृत्ति में किसका समावेश होता है, विनियोग की प्रवृत्ति में किसको रोकड़ उद्भव होती है और वित्तीय प्रवृत्ति में से। और अभी रोकड़ प्रवाह का अपने को पत्रक दिया हुआ है कि रोकड़ प्रवाह का पत्रक परोक्ष पद्धति खाली जगह कंपनी लिमिटेड का खाली जगह के रोज पूरे होते वर्ष का रोकड़ प्रवाह तैयार कीजिए। यहाँ जो है स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, ABC जो दिया है उसी मुताब से उसको अपने काम करना है। अपने पहले क्या करेंगे, पहले ए के अंदर किसको लेंगे, परिचालन प्रवृत्तियों में से उद्भव रोकड़ प्रवाह। परिचालन प्रवृत्ति में से उद्भव रोकड़ प्रवाह के अंदर परिचालन प्रवृत्ति में से उद्भवित रोकड़ प्रवाह के अंदर अपने लाभ हानि पत्रक के अनुसार चालू वर्ष का जो लाभ होता है उसका लेंगे। यानी लाभ हानि पत्रक के अनुसार तुम लोगों को सवाल में दिया हो कि लाभ हानि पत्रक के अनुसार चालू वर्ष का लाभ, तो परिचालन प्रवृत्ति में उद्भव रोकड़ प्रवाह में पहली एंट्री करने की। अब उसमें से क्या घटाने का कि जो गैर परिचालन आवक है उसमें विनियोग बिक्री से लाभ, संपत्ति बिक्री से लाभ, विनियोग पर प्राप्त ब्याज, वित्तीय विनियोग पर प्राप्त डिविडेंड, संपत्ति पर भाड़ा की आवक, ये सबको क्या करना, गैर परिचालन आवक है उसमें से घटाने का है। अब जो जोड़ने का क्या है तो बिन रोकड़ व्यवहार खर्च के और वितरण के। अब बिन रोकड़ व्यवहार यानी जो जिसमें से कोई रोकड़ उपस्थित नहीं हो, ऐसे खर्च या व्यवहार, अलिखित घिसाई, अलिखित अदृश्य संपत्तियाँ, अलिखित अवास्तविक संपत्तियाँ, संपत्ति बिक्री से हुआ नुकसान, आयकर का प्रावधान चालू वर्ष का, सामान्य अनामत खाते परिवर्तन, सूचित डिविडेंड चालू वर्ष का। एक इस उसको जोड़ो कि बिन रोकड़ प्रवाह खर्च और वितरण पहले घटाओ फिर उसको जोड़ो, फिर वापस जोड़ने का है वित्तीय खर्च। अब वित्तीय खर्च कौन से होता है, चुकाया डिविडेंड, चुकाया ब्याज, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले का परिचालन लाभ, जो चालू संपत्तियों में कमी, चालू दायित्व में वृद्धि। ये खास ध्यान रखना है जोड़ने का क्या, चालू संपत्ति में कमी हो और दायित्व में वृद्धि हो तो जोड़ो, और घटाने का क्या है कि चालू संपत्ति में वृद्धि और चालू दायित्व में कमी। ये विरुद्ध का है, जोड़ने में संपत्तियों में वृद्धि और दायित्व में चालू संपत्तियों में कमी और चालू दायित्व में वृद्धि जोड़ो, और घटाने में क्या करना है, चालू संपत्ति में वृद्धि और दायित्व में कमी। अभी परिचालन में से उद्भव रोकड़ प्रवाह आया, जो आता है वो रकम आ जाती है। अब उसमें से घटाना क्या है, गत वर्ष के करवेरा का भुगतान, गत वर्ष के कर का भुगतान माइनस करो, એટલે अपने को क्या मिलेगा, परिचालन प्रवृत्ति में से उपस्थित शुद्ध रोकड़ प्रवाह मिलेगा। ज़्यादातर अपने परिचालन प्रवृत्ति में से उपस्थित शुद्ध रोकड़ प्रवाह तक ही करना है, और अपने बी और सी समझ लेंगे। और बी के अंदर विनियोग प्रवृत्तियों में से उद्भव रोकड़ प्रवाह। अब विनियोग प्रवृत्ति में से उद्भवित रोकड़ प्रवाह में क्या आएगा, संपत्तियों का विक्रय दृश्यों के अदृश्य हो, गैर चालू विनियोग का विक्रय, प्राप्त ब्याज डिविडेंड, प्राप्त भाड़ा, संपत्तियों की खरीदी दृश्य के अदृश्य हो, और गैर चालू विनियोग की खरीदी, ये सब विनियोग प्रवृत्तियों से उद्भवित रोकड़ प्रवाह आता है।
उसी को नीचे जो करेंगे कि विनियोग की प्रवृत्तियों में से उद्भव शुद्ध रोकड़ प्रवाह आया, जो उसको अपने बाहर लिखेंगे। अब सी में क्या आता है कि वित्तीय प्रवृत्तियों में उद्भव रोकड़, यानी अंश डिबेंचर प्रकाशित करना, दीर्घकाल के ऋण, अल्पकाल के ऋण, बैंक ओवरड्राफ्ट रोकड़ साख एडवांस में वृद्धि, बैंक ओवरड्राफ्ट रोकड़ साख एडवांस में कमी अल्पकाल के ऋण में। अब चुकाया अंतिम डिविडेंड अतिरिक्त डिविडेंड है, वापस की लोन, डिबेंचर वापसी, शेयर वापसी, डिबेंचर लोन पर चुकाया ब्याज, वित्तीय प्रवृत्ति में से उद्भव शुद्ध रोकड़ प्रवाह। अब रोकड़ समान शुद्ध वृद्धि या कमी ए, बी और सी, ये तीनों को अपने प्लस कर देंगे। जो आपने ए का किया, बी का किया, सी का किया, तीनों को प्लस करेंगे तो अपने को मिलेगा रोकड़ समान शुद्ध वृद्धि या कमी। अब उसमें क्या जोड़ने का है कि वर्ष की प्रारंभ की रोकड़ समान बाकी उसमें जोड़ो, तो वर्ष की अंतिम रोकड़ समान बाकी मिलेगी। अब एक कोष्टक में दर्शाई रकम रोकड़ जावक प्रवाह दर्शाती है। ये जो यहाँ पे कोष्टक बनाया है तुम्हारा, देखो अमुक जगह यहाँ पे जो संपत्तियों की खरीद दृश्य आदर्श एक कोष्टक में है, ये जावक समझने, એટલે ये जो रोकड़ उसमें से उसको माइनस करने का जो कोष्टक में लिखा वो माइनस वाला रकम होती है। जैसे कि अंतिम डिविडेंड चुकाया, वापस लोन की, डिबेंचर वापसी, शेयर वापसी, डिबेंचर के लोन पर चुकाया ब्याज, ये सब क्या जावक प्रवृत्ति मानी जाती है। अभी जो रोकड़ प्रवाह पत्रक के नमूना के आधार पर जान सकते हैं कि यह पत्रक 3 प्रवृत्तियों पर आधारित है। इस प्रत्येक प्रवृत्ति के संबंध में नीचे अनुसार जानकारी दी है। अब परिचालन प्रवृत्ति में से उद्भव रोकड़ प्रवाह, कि परिचालन प्रवृत्ति का रोकड़ प्रवाह यानी लाभ हानि पत्रक और लाभ के वितरण की विगतें बी में चालू संपत्ति चालू दायित्व परिवर्तन के आधार पर तैयार किया जाता है। अब परिचालन में से उद्भव रोकड़ प्रवाह अर्थात धंधा की इकाई की रोज बरोज के व्यवहारों से वे उद्भव रोकड़ प्रवाह। परिचालन में से उद्भव रोकड़ प्रवाह अर्थात धंधा की इकाई के अंदर जो रोज बरोज के व्यवहार होते हैं उससे जो रोकड़ उद्भव होती है उसको परिचालन प्रवृत्ति में से उद्भव रोकड़ प्रवाह में लिखेंगे। अब लाभ हानि का पत्रक और लाभ के वितरण की विगत, लाभ हानि के पत्रक की विगतों के साथ लाभ हानि वितरण पत्रक की विगतों का भी समावेश होता है। लाभ हानि वितरण पत्रक लाभ हानि पत्रक का विस्तृत स्वरूप है। ये जो अपने साझेदारों के वार्षिक साझेदारी पेढ़ी के जो वार्षिक हिसाब है उसके अंदर सीख चुके हैं कि लाभ हानि में क्या समावेश होता है, लाभ हानि वितरण पत्रक में क्या समावेश होता है। इसके आधार पर लाभ हानि पत्रक लाभ के वितरण की विगतों में उसमें आवक क्या और जावक क्या। अपने आवक में आएगी परिचालन आवक और गैर परिचालन आवक। जावक में क्या हो जाएगा, परिचालन जावक, बिन रोकड़ व्यवहार और वित्तीय जावक। अब यहाँ पे जो दर्शाई आवक और जावकों के अंतर को लाभ कहते हैं और लाभ में गैर परिचालन आवक बिन रोकड़ व्यवहार वित्तीय खर्च का समावेश हो जाता है। अब यहाँ पे गैर परिचालन आवकों के कारण लाभ बढ़ता है तो जोड़ो और बिन रोकड़ व्यवहारों के कारण लाभ घटता है तो घटाइए। वित्तीय प्रवृत्ति के कारण लाभ बढ़ता है तो घटाओ। यहाँ पर परिचालन में से उद्भव रोकड़ प्रवाह ज्ञात करने की उपरोक्त बाबतों को लाभ हानि पत्रक में दी असर के विरुद्ध असर देकर परिचालन में उद्भव रोकड़ प्रवाह ज्ञात कीजिए। अब परिचालन प्रवृत्ति में से उद्भव रोकड़ प्रवाह निम्न अनुसार गिना जाता है। तो लाभ हानि वितरण पत्रक के अनुसार चालू वर्ष का लाभ, उसके अंदर अपने पहले देखा कि बिन रोकड़ व्यवहारों को खर्च के और वितरण जोड़ो, वित्तीय खर्च जोड़ो और फिर ये दोनों को जोड़कर उसकी रकम बाहर डालो और जो लाभ है और लाभ और खर्च जो है उसको सबको जोड़ दो। उसमें से अपने क्या घटाएंगे तो गैर परिचालन आवक।
इसमें कार्यशील पूंजी के परिवर्तन के पहले के परिचालन उद्भव से रोकड़ प्रवाह को यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे गैर परिचालन आवक अर्थात क्या? ये ऐसे प्रकार की आवक है जो कंपनी किस बात का धंधा करती है उसमें से उद्भव नहीं होती है, इसलिए वे परिचालन लाभ का भाग नहीं बनती है। परिणाम स्वरूप परिचालन रोकड़ प्रवाह की गणना के लिए भी ध्यान में नहीं ली जाती है, जैसे कि विनियोग के विक्रय का लाभ, संपत्ति के विक्रय का लाभ, विनियोग का ब्याज, विनियोग पर प्राप्त डिविडेंड और संपत्तियों के भाड़े की आवक ये गैर परिचालन आवक गिनी जाती है। अब इस प्रकार की आवक रोकड़ प्रवाह पत्रक तैयार करते समय परिचालन प्रवृत्ति का रोकड़ प्रवाह ज्ञात करने के लिए ध्यान में नहीं ली जाती है। यह व्यवहार लाभ हानि के पत्रक में जोड़े हुए होते इसलिए घटाए जाते हैं। अब बिन रोकड़ व्यवहार वितरण और प्रावधान का अर्थ क्या होता है? तो बिन रोकड़ व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, एक परिचालन व्यवहार और गैर परिचालन व्यवहार। अब परिचालन व्यवहार में अलिखित घिसाई, अलिखित अदृश्य संपत्तियाँ, अलिखित अवास्तविक संपत्तियाँ, जबकि गैर परिचालन प्रवृत्ति में संपत्ति बिक्री से नुकसान, आयकर का प्रावधान, सामान्य अनामत खाते परिवर्तन, सूचित डिविडेंड। अब ऐसे प्रकार के व्यवहार है जो रोकड़ प्रवाह आवक जावक का सर्जन नहीं करते, इसलिए रोकड़ प्रवाह तैयार करते समय परिचालन प्रवृत्ति का रोकड़ प्रवाह ज्ञात करने के लिए ध्यान में नहीं लिए जाते हैं। यह व्यवहार लाभ हानि के पत्रक में से घटाए होते हैं, इसलिए उन्हें फिर से जोड़ा जाता है। अब वित्तीय खर्च। वित्तीय खर्च अर्थात पूंजी के मुआवजे के रूप में चुकाई जाने वाली रकम। पूंजी दो प्रकार की होती है, मालिकी की पूंजी और उधार की पूंजी। मालिकी की पूंजी में डिविडेंड इक्विटी अंश पूंजी, अधिमान अंश पूंजी पर डिविडेंड चुकाया जाता है। अब उधार पूंजी पर ब्याज चुकाया जाता है। डिविडेंड और ब्याज का भुगतान यह पूंजी का खर्च है, इसलिए वित्तीय खर्च कहलाता है। इसे रोकड़ प्रवाह तैयार करते समय परिचालन प्रवृत्ति का रोकड़ प्रवाह ज्ञात करने के लिए ध्यान में लिया जाता नहीं है। यह व्यवहार लाभ हानि पत्रक में से घटाए हुए होते, इसलिए फिर से जोड़े जाते हैं। चालू संपत्तियां और चालू दायित्व में परिवर्तन। परिचालन में से उद्भव रोकड़ प्रवाह की गणना करते समय चालू संपत्तियां और चालू दायित्व अर्थात कार्यशील पूंजी की असर ध्यान में ली जाती है। चालू संपत्तियां और चालू दायित्व में वृद्धि कमी की असर यहाँ पर दी जाती है। अब यहाँ पे अपने चालू संपत्तियां और चालू दायित्व का रोकड़ और रोकड़ समान के साथ संबंध कि चालू संपत्तियां और रोकड़ एवं रोकड़ समान के बीच व्यस्त संबंध है। चालू संपत्तियां बढ़े तो रोकड़ और रोकड़ समान घटता है और चालू संपत्तियां घटे तो रोकड़ और रोकड़ समान बढ़ता है। चालू दायित्व रोकड़ और रोकड़ समान के बीच सीधा संबंध है। चालू दायित्व बढ़े तो रोकड़ और रोकड़ समान बढ़ता है और चालू दायित्व घटे तो रोकड़ और रोकड़ समान घटता है। वर्ष के प्रारंभ में मानो कि देनदारों की बाकी 50,000 थी और वर्ष के अंत में देनदार की बाकी 75,000 है, तो वर्ष के प्रारंभ के देनदार 50,000 रोके गए थे और यह बढ़कर कितना हुआ, 75,000 हो गया। तो विनियोग 25,000 से बड़ा है, क्योंकि 75 में से 50 माइनस कर लो, 25,000 बड़ा है। यानी रोकड़ रोकड़ समान रोकड़ शेष अथवा बैंक शेष घटी है, जो जावक रोकड़ प्रवाह कहलाता है। यदि प्रारंभ के देनदार 75,000 होते और वर्ष के 50,000 होते तो विनियोग घटता, तो रोकड़ रोकड़ समान में वृद्धि होती, जो आवक रोकड़ प्रवाह कहलाती। चालू जिम्मेदारी उससे विपरीत असर रखती है। यानी कि यहाँ पे प्रारंभ में कंपनी के लेनदार 50,000 थे और वर्ष के अंत में 75,000 है, तो अपना विनियोग 25,000 से घटेगा, इसलिए रोकड़ रोकड़ समान में वृद्धि, जो आवक रोकड़ प्रवाह कहलाती है। यदि वर्ष के प्रारंभ में लेनदार 75,000 और अंत में 50,000, तो अपना विनियोग 25,000 से बड़ा है,
इसलिए रोकड़ और रोकड़ समान में कमी होती है जो जावक रोकड़ प्रवाह कहलाता है। अब यहाँ पे अपने को परिचालन रोकड़ प्रवाह चालू संपत्तियाँ चालू दायित्व की वृद्धि कमी का प्रभाव कि चालू संपत्तियाँ बढ़े तो कार्यशील पूंजी पर प्रभाव बढ़ेगा और रोकड़ प्रवाह के प्रभाव के अंदर अंतर की रकम जावक रोकड़ प्रवाह संपत्ति चालू संपत्तियाँ घटे तो कार्यशील पूंजी घटेगी और अंतर की रकम आवक रोकड़ प्रवाह चालू दायित्व बढ़े तो कार्यशील पूंजी घटेगी और अंतर की रकम आवक रोकड़ प्रवाह होगी और चालू संपत्तियाँ घटे तो कार्यशील पूंजी बढ़ेगी और अंतर की रकम जावक रोकड़ प्रवाह में समावेश होगा। यानी परिचालन में से उद्भव होते रोकड़ प्रवाह की गणना के सोपान। पहला लाभ हानि खाता अथवा अनामत आदित्य की अंतिम बाकी में से प्रारंभ की बाकी का अंतर ज्ञात कीजिए। इस अंतर की रकम को पत्रक में सर्वप्रथम दर्शाइए जो चालू वर्ष का लाभ गिना जाएगा। बिन रोकड़ व्यवहारों को ऊपर में गिना चालू वर्ष के लाभ की रकम में जोड़िए और वित्तीय खर्चों को भी पहले जो गिना चालू वर्ष के लाभ की रकम में जोड़ो। अब उसमें से घटाएंगे तो गैर व्यापार परिचालन आवक को ऊपर जो चालू वर्ष के लाभ की गणना रकम है उसमें से लाभ की रकम को घटाने की। अब समायोजन में जो अतिरिक्त माहिती में दिए व्यवहार यदि परिचालन के रोकड़ प्रवाह को प्रभावित करते हो तो उन्हें भी ध्यान में लेना चाहिए। अब यहाँ टिप्पणी दी गई है कि तुमको लाभ हानि के पत्रक में नीचे लिखी गई जानकारी दर्शाई जाती है कि रोकड़ में नहीं मिली राजस्व आय, रोकड़ में नहीं चुकाए राजस्व खर्च, स्थायी संपत्ति पर घिसाई, अलिखित अवास्तविक संपत्तियाँ, अदृश्य संपत्तियाँ, गैर चालू संपत्तियों के विक्रय से लाभ हानि, गैर चालू दायित्व का ब्याज, अनामत आदित्य अनामत प्रावधान खाते किया गया वितरण, डिविडेंड का वितरण या भुगतान वित्तीय प्रवृत्ति है। यानी लाभ हानि के पत्रक में दर्शाए होने पर भी उसकी परिचालन प्रवृत्ति में उद्भव शुद्ध रोकड़ प्रवाह पर असर नहीं होती है, इसलिए रोकड़ प्रवाह में उसकी विशिष्ट असर दी जाती है। अब स्टॉक की उधार खरीदी में से लेनदार और देनी हुंडी उद्भवित होती है और उधार बिक्री में से देनदार और लेनी हुंडी उद्भवित होती है। जो चालू संपत्ति चालू दायित्व परिचालन प्रवृत्ति का परिणाम होने से वर्ष दौरान उसमें से हुए परिवर्तन की असर परिचालन प्रवृत्ति में से उद्भव शुद्ध रोकड़ प्रवाह में अंतर्गत अपने दर्शाते हैं। अब उदाहरण नंबर 5 दिया उसमें अपने को क्या परिचालन प्रवृत्ति में से उद्भवित रोकड़ प्रवाह पत्रक तैयार करना है। तो अपने पहले परिचालन की प्रवृत्ति में से उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह का पत्रक तैयार करेंगे। उसमें विवरण रकम और रकम लिखेंगे। उसमें पहले क्या लिखना, अपने आयकर से पहले का लाभ दिया हुआ है तुमको। आयकर से पहले का लाभ कितना दिया, 1,32,000। अब उसमें जोड़ो और घटाओ है। पहले तो जोड़ने में बिन रोकड़ खर्च वितरण और प्रावधान। अब उसमें क्या लेंगे, अपने ख्याति अपलिखित की। तो पहले में लिखेंगे 28, फिर पेटेंट अपलिखित किया गया तो उसको भी अपलिखित कीजिए। कितना है, पेटेंट 17,000 यानी अपलिखित पेटेंट। फिर घिसाई अपलिखित की 29,000 उसको भी लिख दो। सामान्य खाते में परिवर्तन उसको भी 23,000 लिखो। ब्याज मिला, अब जो ब्याज मिला हो गैर परिचालन आवक है उसमें घटाने का है। तो गैर परिचालन प्रवृत्ति थोड़ी ऊपर रोकड़ में जोड़ने वाले में थोड़ी जगह छोड़ दो और फिर घटाने की लिखो प्रवृत्ति। तो गैर परिचालन आवक हुई, ब्याज मिला तो अपने घटाने का उसमें से ब्याज मिला है, कितना मिला है तो 12,000। उसके बाद में डिविडेंड भी मिला है तो उसको गैर परिचालन आवक की समझो 9,000। उसके बाद में विनियोग विक्रय से भी लाभ हुआ उसको भी 13,000 उसमें गैर परिचालन आवक में लिख दो। उसके बाद में लिखा है कि फर्नीचर विक्रय से नुकसान जो बिन रोकड़ खर्च वितरण में लिखो, जोड़ो 18,000। अब पहले अपने जो जोड़ने का है जो 28,000, 17,000, 29,000, 23,000, 11,000, 25,000, 18 उस सबको जोड़ दो तो अपने पास में कितना आएगा, 1,51,000। अब 1,51,000 में 1,32,000 को जोड़ दो। 1,51,000 में 1,32,000 जोड़ो तो कितना आएगा, 2,83,000 आएगा।
अब उसमें जो घटाने का है जो कितना है कि 12,000, 9,000 और 13,000, एक सबका टोटल करके बाहर लिखेंगे तो 34,000 होगा। तो 2,83,000 से 64,000 घटा दो तो 2,49,000 आएगा। अब इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर भी जो पत्रक है उसमें जोड़ने में कौन सा समावेश होता है, घटाने में कौन सा होता है, परिचालन प्रतिशोधक, उसको याद करना है और स्वाध्याय के जो थियोरी चलाई है उदाहरण नंबर 5 तक पूर्ण करना है।